याद करिए, हमने पिछले सेशन में आपसे कहा था कि कहां से हथियार मिलते हैं पैलेस्टीनियंस को। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा था वहां पे हमास को, जिन्होंने रॉकेट दागे थे ढेर सारे इजराइल की तरफ, उनको किस जगह से, कहां से हथियार मिलते हैं। मैंने कहा था हम पिछली बार चर्चा करेंगे और आज इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत से इतिहास के पहलू हैं जिनके ऊपर आज मैं रोशनी डालने वाला हूं। हो सकता है थोड़ा सा लंबी हो जाए ये चर्चा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जरा सा हम बात करें पिछले लेक्चर के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि जब इफ्तार हो रहा था रमजान के समय, उस समय पे गाजा के पास, गाजा में जो अरब हैं उनके पास खाने के लिए जो इफ्तार का सामान है वो आता था यूएई और दूसरे अरब नेशन से इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि जो कोरोना के लिए, कोविड के लिए टेस्टिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, तो पूरे गाजा में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है। अच्छी खासी जनसंख्या है और एक टेस्टिंग सेंटर है। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हालत है एजुकेशन की, फूड की, सेफ्टी की या फिर हेल्थ की। जब बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट एज ए इंस्टीट्यूट फेल हो रही है, और वो गाजा में आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, फिर सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सर जब रोटी खाने के लिए नहीं तो ये दागने के लिए रॉकेट कहां से आ रहे हैं। अब इसके लिए जरा सा पास्ट में चलते हैं। हमेशा की तरह हम पीछे से अपनी गलतियों से सीखने का, इतिहास से सीखने की कोशिश करते हैं, और अब मैं आपको लेकर चलता हूं ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 10 साल पीछे। 10 साल पीछे 2011 में। 2011 में क्या होता है? 2011 में सोशल मीडिया की सही ताकत समझ में आती है कि सोशल मीडिया किस तरीके से रेवोल्यूशन ला सकती है, अच्छी जमे जमे सियासतों को, बड़े बड़े तख्तों को पलट सकती है। जब तख्तों को पलटने की बात आती है तो आपको याद रखनी है एक मूवमेंट जिसका नाम है अरब स्प्रिंग। और ये अरब स्प्रिंग इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में इसके ऊपर सवाल आया था प्रीलिम्स में। अब यहां पर एक बात ध्यान रखें आप कि ये अरब स्प्रिंग जो है ये लिबिया को इंपैक्ट करती है। कुत्ते की तरह पकड़कर गद्दाफी को मार दिया गया था, जो कि एक डिक्टेटर था, एक छत्र राज चलता था उसका अरब स्प्रिंग की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको पता होगा किस तरीके से वो एक नाले के अंदर, एक पाइप के अंदर छुपा हुआ मिला था। अब उससे क्या संबंध है यहाँ का, ये समझिए। तो जैसे ही अरब स्प्रिंग हुआ, अरब स्प्रिंग लिबिया में होता है, लिबिया के बाजू में ये इजिप्ट है, और इजिप्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया यूएस के द्वारा। यूएस के राष्ट्रपति उस समय थे बराक ओबामा प्रेशर डालते हैं इजिप्ट के ऊपर और कहते हैं कि इजिप्ट का जो सियासतदान है, जो इजिप्ट का लीडर है, जो हेड है, वो भी रिजाइन करे। जैसे ही इजिप्ट के लीडर के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रेशर लगवा के उसको रिजाइन कराया जाता है, उसके बाद से मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी ऑर्थोडॉक्स है और जो कि आर्म्ड रिवेलियन के ऊपर विश्वास रखती है। इस तरीके की जो फोर्स है, इस तरीके की जो एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो धीरे धीरे ग्रिप बनाने लगती है, अपनी पकड़ बनाती है इजिप्ट में। तो इस तरीके के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं कि इजिप्ट जो है उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड ज्यादा मजबूत होता है। और मुस्लिम ब्रदरहुड अगर मजबूत हो रहा है तो इसका यह मतलब है कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर टर्मोइल बढ़ने वाला है। जैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड पावरफुल हो जाता है इजिप्ट में, क्योंकि वैकेंसी, वॉइड जनरेट हो गया है, इस वजह से क्या होने वाला है, अब देखें आप, तो हिजबुल्लाह जो इजिप्ट में काम कर रहा था और साथ में जॉर्डन और लेबनान में काम कर रहा था, वो और ताकतवर होता है। और ये हिजबुल्लाह जो है, जो खाने के नाम पे, जो पैलेस्टीनियंस को, रेफ्यूजीज को खाना भेजा जाता है और भी रिलीफ वर्क्स जो भेजे जाते हैं, जो यूएन अपना सामान भेजता है, उन सब के अंदर स्मगल करके इन्होंने आर्म्स भेजना शुरू कर दिया। तो खाने के नाम पे आर्म्स भेजने का काम 2011 से चल रहा है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, 2015 में ईरान ने सीना ठोक के इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ, हम इनको हथियार दे रहे हैं। जो भी रॉकेट्स हैं, जो भी चीजें हैं, ये सब हिजबुल्लाह के द्वारा भेजी गई। और हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड किया जाता है ईरान के द्वारा। ये कहानी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये जो रॉकेट हैं जो अभी निकल रहे हैं, दिवाली आज मनाई जा रही है 2021 में, वो 2011 से जुड़ना चालू हो गए थे। यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये जानना है कि अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा के पहले, उन प्रेसिडेंटों ने जब भी कोई काम किया, चाहे अफगानिस्तान में इन्वेशन की बात हो, चाहे इराक की वॉर हो, इराक की वॉर में जब कुवैत से इन्वेशन किया था, जब कुवैत ने, हमने आपसे चर्चा की थी, तब कोई ऑपरेशन चलाना हो, हर चीज में किसी भी राष्ट्रपति ने अमेरिका के ये नहीं सोचा कि हमारी इमेज क्या बनने वाली है, जो मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं उनके लोगों में हमारा क्या नजरिया होने वाला है, वो हमारे बारे में क्या सोचने वाले हैं। लेकिन बराक ओबामा अपने आप में एक ऐसे लीडर थे जो अपनी इमेज के बारे में ज्यादा ख्याल करते थे, जिसकी वजह से वो अंडू प्रेशर लगा के अगर सियासत बदलनी भी पड़े, तख्ता पलट भी करना पड़े, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इवन दो उन्होंने अच्छे स्टेप्स भी उठाए, जैसे आपको पता होगा कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको वापस लाने का काम है वो वहीं से चालू हुआ, बराक ओबामा के टाइम पे चालू हुआ। साथ में ईरान के साथ जो पीस डील साइन करी गई,
जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो साइन करी गई थी वो भी बराक ओबामा की जो रिजीम है उस समय साइन करी गई। तो पीसफुल टॉक्स और एक अरब मतलब बैकयार्ड जो है आपकी मिडिल ईस्ट की उसको पीसफुल बनाने का काम बराक ओबामा ने किया। इवन दो उससे स्टेबिलिटी नहीं आई है, उसके जो रिपरकशंस हैं आज आपको 2021 में देखने मिल रहे हैं, जिसका एक मैनिफेस्टेशन जो है वो है इजराइल और फलस्तीन की। ये जो छोटा सा 11-12 दिन का जो आपको टसल या फिर वो क्या कहते हैं आप स्टफ्ड शटिंग या फिर जो ताकत एग्रेशन दिखाना, ये चीज जो आपको देखने मिला है, पावर प्ले देखने मिला है, वो एक छोटा एग्जाम्पल है उस रिएक्शन का जो 2011 में चालू हुआ था। इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियों से जियोपॉलिटिकल बैलेंस के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। मैं आपसे बहुत दिन से चर्चा कर रहा हूं कि हम यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। इवन दो अब वो कहानी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई रिसेंट अपडेट्स नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर, पर फिर भी वो कहानी हमें जानना बहुत जरूरी है। वो कहानी अगर हम जान लेंगे तो उससे आगे का जो सिनेरियो है, जो कि अभी तालिबान और यूएस का इक्वेशन है, फिर यूएस की जो फोर्सेस हैं वो वापस आ रही हैं, उनका इक्वेशन है, इन सबको हमें समझने में आसानी होगी। क्योंकि यूएसएसआर जाएगा, यूएसएसआर डिबैकल होगा, यूएसएसआर टूटेगा, रशिया बनेगा और यूएस की एंट्री हो जाएगी। मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा फंदा है जिसमें किसी ना किसी का सर फंसा रहा है। आपको मैं शुरू से जब बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स को छूटा तो रशियंस को पकड़ दिया। थोड़े दिन में, थोड़े समय के लिए 1960 के आसपास थोड़ा लिबरल मॉडल आया, इलेक्शंस होने लगे, ह्यूमन राइट्स की बात हुई, विमेन एजुकेशन की बात हुई, और उसके बाद से फिर से जैसे ये तालिबानी लोग जो हैं वो आगे बढ़ने लगे, यूएसएसआर ने उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, दिक्कतें और बढ़ी। और आज भी वो अफगानिस्तान एम्पायर्स का ग्रेव माना जाता है। कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स अफगानिस्तान को। तो इसकी चर्चा आने वाली है अगले डिस्कशन में। यहां पर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमास के पास जो गाजा में पैलेस्टीनियन जो एक ग्रुप है, जो एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है हमास नाम से, उसके पास इतने सारे रॉकेट दागने के लिए कहां से आए।